there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking him. We're talking about CJP, also known as the Cockroach Janta Party, a new group that has been formed by an Indian student at the Boston University as a satirical response to a comment that was apparently made by the Chief Justice of India, while he himself has clarified on his remark. इंडिया में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। और वो ये कि एक मीम के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया और देखते ही देखते सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मौजूदा बीजेपी हुकूमत से भी ज़्यादा फॉलोइंग हासिल कर ली। अब शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये कोई अपोजिशन की साजिश है हुक्मरान जमात बीजेपी को बदनाम करने की, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी यूथ की जो कि बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक और मीडिया ब्लैकआउट से परेशान है, अपना मजाक बनाए जाने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिखा रही थी। वो गुस्सा जो कि पिछले 10 से 12 सालों के अंदर बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इनके अंदर भरा हुआ था। और इन लोगों का मानना था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क को एक गटर बना दिया है, तो हम जैसे कॉकरोच यानी सख्त जान लोग तो अपने हकूक के लिए बाहर निकलेंगे ही। कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। अब इस तमाम इंसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि 15 मई को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी एक हेयरिंग के दौरान कहा कि इंडिया के बेरोजगार नौजवान एक पैरासाइट, कुछ कीड़ों यानी कॉकरोच की तरह हैं, यानी ऐसे नौजवान जो कि रोजगार हासिल नहीं कर पाते या फिर कोई पेशे के अंदर जगह नहीं बना पाते। वो बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। इनमें से कुछ मीडिया के अंदर चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कुछ RTI रुकन बन जाते हैं और इसके बाद किसी पर भी हमले शुरू कर देते हैं। अब जरा गौर करें कि इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी चीफ जस्टिस का ये बयान प्रॉब्लम एंड पर खड़ा था, यानी मसला बता रहा था लेकिन उसका सलूशन नहीं। और दूसरी बात यह है कि यूथ को रोजगार ना देने पर, बिजनेस और नौकरियों के मौके ना पैदा करने पर चीफ जस्टिस साहब को हुकूमत से सवाल करना चाहिए था, या फिर उसकी बजाय नौजवान नस्ल को कॉकरोच कहना चाहिए था जो कि बेचारे पहले ही रोजगार या फिर इस सिस्टम के पिसे हुए हैं। और इसी चीज ने जलती पर तेल का काम किया और यूथ के सीने के अंदर आग लगा दी। और यूथ के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट के बाद जब सोशल मीडिया पर अवाम का गुस्सा बढ़ा तो इस तहरीक के फाउंडर अभिजीत टिपकी ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया और इसी यूथ से सवाल किया कि अगर सारे के सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा। आपको बताता चलूं कि अभिजीत अभी सिर्फ 30 साल का लड़का है जो कि अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। इसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बना डाले जो मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के तंजिया नाम के अंदर रखे गए थे और इसीलिए बेचारा अभी तक बच्चा हुआ है क्योंकि वो अमेरिका के अंदर बेस करता है। अभिजीत का कहना था कि इक़्तिदार के अंदर बैठे लोग अपने शहरियों को कॉकरोच और कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कॉकरोच गंदी जगहों पर पैदा होते हैं और आज भारत भी ऐसी गंदी जगह बन चुका है। और जब चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद हद से ज़्यादा शोर होने लगा, नफरत बढ़ने लगी, तो लोग एक एक करके इस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ने लगे, उसको फॉलो करने लगे, इसके मेंबर बनने लगे। तब जाकर चीफ जस्टिस साहब को एहसास हुआ कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर आकर ये कहा कि उनका इशारा जाली डिग्रियां लेने वालों की तरफ था, ना कि भारत के नौजवानों की तरफ। यानी खौफ की वजह से चीफ जस्टिस साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये खौफ बिला वजह नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों से आप जानते हैं कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर इन्हीं नौजवानों की जेनजी की तहरीक ने हुकूमत की पॉलिसीज और डिक्टेटर जैसी पॉलिसीज से तंग आकर खुद बाहर निकलकर इनकी हुकूमतें गिरा दी हैं। और बिल्कुल इसी तरह से भारत के लोग भी इस तहरीक को जेनजी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम अकाउंट ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 11 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग गूगल फॉर्म के जरिए इस पार्टी के मेंबर भी बन चुके हैं। और रेफरेंस के तौर पर आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाने वाली सियासी जमात यानी बीजेपी के इंस्टाग्राम पर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं। और सीजेपी की इस तहरीक को इंडिया के अंदर इतना सीरियस लिया जा रहा है कि बाकायदा सियासतदान भी इससे जुड़ रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह। जी हाँ, आपने सही सुना, इस पार्टी के अंदर शामिल होने वाले कई सीनियर लोग हैं। मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल की अपोजिशन रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और बिहार के साबिक रुकने पार्लियामेंट कृति आज़ाद, फेडरल सर्विस से रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी बयान इन नामों के अंदर शामिल हैं। और इन लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों के अंदर यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर खौफ का माहौल है, लोग बोलने से डरते हैं और भारत के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है हिंदू मुस्लिम की वजह से कि लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। और इस माहौल के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी एक हवा के झोंके जैसी महसूस होती है। अभिषेक ने अपनी इस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए 4 शर्तें रखी हैं। नंबर 1 कि आप बेरोजगार हों, नंबर 2 आप सुस्त हों,
नंबर 3, आप हर वक्त ऑनलाइन रहते हो। और नंबर 4, आपको प्रोफेशनल अंदाज के अंदर क्रिटिसाइज करना या फिर शिकायतें करना आता हो। और इस पार्टी का पहला मंशूर ये है कि हुकूमत वोटर को प्रेशराइज किए बगैर जिसका दिल चाहे उसको वोट करने की इजाज़त दे। गोदी मीडिया की बजाय मीडिया को इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट किया जाए और रिटायरमेंट के बाद जजों को सरकारी ओहदे देने का कल्चर ख़त्म किया जाए ताकि जुडिशरी पर लालच के ज़रिए कंट्रोल ख़त्म हो। देखिए, आप ज़रा गौर करें कि दुनिया के हर एक डिक्टेटर की साइकी बिल्कुल एक ही जैसी होती है। यानी वो डेमोक्रेसी के हर एक पिलर को, मतलब मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेशन, सबको एक एक करके इंडिपेंडेंट कंट्रोल इनका ख़त्म करके इसको अपने फ़ायदे की खातिर तबाह कर देता है। और आज भारत के अंदर भी बिल्कुल सेम यही सूरत हाल है, क्योंकि मीडिया टोटली कंट्रोल है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, पैसे की शदीद डिवैल्यूएशन, करप्शन और नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और नाकाम पॉलिसीज़ के चलते अपना हक लाने के लिए भी एहतजाज तक करने की इजाज़त नहीं है। और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ों को इस मुल्क के अंदर दबाया जा रहा है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस आवाज़ को जितना ज़्यादा दबाया जाए वो इतना शिद्दत से बाहर आती है। और यूथ का गुस्सा दरअसल इस वक्त इनकी हालत की रिप्रेजेंटेशन है कि वो क्या फील कर रहे हैं। देखें, भारत में हर साल 80 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट पैदा होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेरोजगारी की शरह 30% के करीब है। और ये इन लोगों से 9 गुना ज़्यादा है जो कि कभी स्कूल ही नहीं गए। और चीफ जस्टिस के अल्फाज इसीलिए नौजवानों के जज्बात को भड़का रहे थे कि एक तो आपने हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठाई, और दूसरी तरफ हुकूमत के माउथ पीस बनकर हम लोगों को ही प्रॉब्लम की जड़ बता रहे हैं, यानी सोल्यूशन बताने के बजाय हमें ब्लेम कर रहे हैं। और इस तहरीक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये सब कुछ उस टाइम के अंदर हो रहा है जब मुल्क के अंदर इम्तिहानी पर्चे लीक होने के खिलाफ स्टूडेंट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है। और इसी के चलते एक सरकारी मेडिकल एंट्री टेस्ट को भी मनसूख करना पड़ा, जिसको नीट कहते हैं। इस नीट स्कैंडल के बारे में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग अपने बच्चों को पास करवाने के लिए पहले ही पेपर खरीद कर लाखों रुपए अदा करके इनकी सीटें कंफर्म कर रहे थे। मगर इस साल अचानक से सोशल मीडिया पर जब एक पेपर सामने आया तो ये सारा मामला खुल गया, और तब जाकर इन स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि न जाने कितने सालों से ये सब कुछ चल रहा है जो कि लाखों रुपए के अंदर बिकता है। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि जयपुर, सेकेर, पटना और हजारीबाग जैसे शहरों से पेपर लीक का बाकायदा एक गैंग ऑपरेट कर रहा था। सीबीआई ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहा और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया, जिनके बारे में पता चला कि इसके अंदर गवर्नमेंट की टेस्टिंग सर्विस के लोग भी शामिल थे। और इसी वजह से 3 मई को होने वाले इस एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल करके इसको दोबारा 21 जून को करवाने का ऐलान किया गया। अब ज़रा इमेजिन करें कि जब इन नौजवानों को ये पता चला होगा कि इनका हक कितनी बुरी तरह से और न जाने कितने सालों से ऐसे ही मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी जवानी के पीक टाइम के अंदर रातों को जाग जाग कर मेहनत करके पैसा लगाकर अपनी जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ एक सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर अपनी जवानी इसी के अंदर गुजार देते हैं। लेकिन हुकूमत इनके लिए टेस्टिंग तक के अंदर करप्शन को नहीं रोक सकती। तो सोचें कि इनके जज्बात कैसे होंगे। वो खुद को इस सिस्टम से बाहर खड़ा हुआ पाते हैं। वो अंदर से फील करते हैं कि ना हुकूमत को इनकी फिक्र है और ना कानून नाफिज करने वाले इदारों को इनकी फिक्र है। असल में तो चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर ये सवाल करना चाहिए था कि पिछले 12 सालों के अंदर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों नहीं की। इमेजिन करें कि इस बंदे के अंदर कितना इनसिक्योरिटी होगी, कितना ज़्यादा खौफजदा होगा कि ये 12 सालों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। और अब आते हैं रियलिटी चेक की तरफ कि क्या ये तहरीक अपना कोई मकसद भी हासिल कर सकती है या बस सोशल मीडिया का ट्रेंड है, एक बबल है जो कि कुछ ही दिन के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का कोई मंशूर होता है, कोई मकसद होता है कि वो चाहती क्या है। इस बात को आप आसान अल्फाज के अंदर ऐसे समझें कि जो तमाम लोग इस पार्टी को चला रहे हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, इनका लीडर कौन है, इनके मेंबर कौन कौन है। मैं सोशल मीडिया के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि ग्राउंड के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब अहम सवाल ये है कि क्या ये सोशल मीडिया से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इलेक्शन लड़ने की, इस सिस्टम को चेंज करने की सलाहियत रखते भी हैं कि नहीं। मतलब आप खुद सोचें कि इस पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे इसको फॉलो करने वाले जो कि रियल के अंदर भी इस पार्टी को पॉलिटिकल सिस्टम के चलते वोट डालने जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये मूवमेंट डायरेक्शन लेस है। इन लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि इनको आगे करना क्या है, इनका मकसद क्या है। मतलब आप इनका मंशूर पढ़ के देखें कि आपको लेजी होना चाहिए, आप बेरोजगार हों, आपको शिकायतें करना आता हो। मतलब सिस्टम को बदलने की बजाय आप सिर्फ शिकायतें करने वाले हों कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। ये किस तरह का बदलाव हो सकता है? सिस्टम में उतरकर सिस्टम को बदलने की बजाय आप सिर्फ काम चोर और शिकायतें करने वालों में से हों कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। क्या इस तरह से भी कोई बदलाव आ सकता है? क्या सिर्फ शिकायतें करने से भी किसी कौम के हालात इस तरह से खुद ब खुद बदले हैं क्या? इस तहरीक ने भी प्रैक्टिकल होने की बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर सवाल तो उठाए हैं, क्रिटिसाइज तो किया है, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई हल पेश नहीं किया।
मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको सिस्टम से लड़ना है तो आपको इसके मुतबादिल सिस्टम भी चाहिए। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की यूथ ने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अपने आप को सड़कों पर लेकर एहतजाज भी करते रहे। उन्होंने प्रैक्टिकली अपना मंशूर देकर एहतजाज को आगे बढ़ाया और इस हुकूमत का तख्ता उल्टा, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर। वो सड़कों पर निकले, ग्राउंड पर आकर इन लोगों ने गोलियां खाई और इसके बाद इस सिस्टम को ललकार कर इसकी जगह पर अपना सिस्टम भी पेश किया कि हमें किस तरह का सिस्टम चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर हमें कौन चाहिए। पर अगर बांग्लादेश की यूथ का कंपैरिजन आज की कॉकरोच जनता पार्टी से किया जाए तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन मीम से ज़्यादा, एक आर्टिफिशियल हाइप से ज़्यादा मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आज इसी वक्त अभिजीत को अरेस्ट कर लिया जाए तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई संभालने वाला लीडर ही नहीं है। और आज इंटरनेट की डार्क रियलिटी तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जिस चीज़ की जितनी जल्दी हाइप बनती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। इस वक्त भी इसको लेकर बीजेपी इतनी इनसिक्योर हो चुकी है कि इसकी वेबसाइट को डाउन कर दिया गया है, इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांगे हो रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूथ का ये गुस्सा और एहतजाज बिला वजह इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पास कोई डायरेक्शन, कोई मैनिफेस्टो, कोई ग्राउंड लेवल की कोई प्लानिंग नहीं है। और इसी तरह की न जाने कितनी तहरीकें माजी के अंदर भी इंटरनेट पर बनती और ख़त्म होती रहती हैं, जो कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। और ये सिर्फ तब तक ट्रेंड के अंदर रहती हैं जब तक कि कोई अगला ट्रेंड ना आ जाए। इसलिए अगर वाकई इस तहरीक को कामयाब करवाना मकसद है और मौजूदा हुकूमत को हटाना ही मकसद है तो इसके लिए सोच समझ कर पॉलिसीज़ बनाना, मैनिफेस्टो बनाना और सालों इस पर मेहनत करना और नौजवानों को एक असल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल करके ऐवानों के अंदर पहुंचाना इस तहरीक का असल मकसद होना चाहिए। लेकिन आज ये कॉकरोच जनता पार्टी बीच में खड़ी है और इसको आज फैसला करना होगा कि ये प्रैक्टिकली तौर पर सियासत में उतरकर बदलाव ला सकती है या फिर तारीख के अंदर इससे पहले की कई सौ तहरीकों के अंदर दफन हो जाएगी। पढ़े लिखे नौजवानों की आवाम का ये गुस्सा बहुत ही अच्छा मौका है सोशल मीडिया की तहरीक से आगे निकलकर असल इनकलाब लाने का, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है इसको चलाने वाले लोगों पर। वरना आज मोदी हुकूमत के पास अपनी आवाम को देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।